हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डियर क्लासेस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ जो है आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हमने इससे पिछली वाले वीडियो में जो है हमारा जो पॉइंट 5 था ज्योतिबा फुले के बारे में, उनके बारे में पढ़ लिया था। उनके अनुसार उन्होंने शिक्षा के प्रति क्या योगदान दिया था वो भी पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाके प्ले लिस्ट में मैंने बना दिया, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में इनका पहले परिचय पढ़ेंगे, फिर इनका शिक्षा इनके अनुसार जो शिक्षा वो पढ़ेंगे, फिर इनके अनुसार जो पाठ्यक्रम है वो पढ़ेंगे, और उसके बाद इनके शिक्षा का क्या उद्देश्य है इनके अनुसार वो पढ़ेंगे। तो पहले इनका है हम परिचय पढ़ लेते हैं। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 8 फरवरी 1897 ईस्वी को हैदराबाद के तेलंगाना में एक पठान परिवार में होता है। कहाँ होते हैं इनका? हैदराबाद में। वो भी 8 फरवरी 1897 ईस्वी को। इन्हें 1957 में बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया और 1962 में वो भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। इन्हें क्या 1957 में बिहार के जो थे राज्यपाल बने, और 1962 में जो है 1962 में भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए, और 1967 में इन्हें भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। ये कब भारत के राष्ट्रपति बने? 1967 में। इन्हें 1954 में पद्म भूषण और 1963 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। अभी तक 6 राष्ट्रपति हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया, जिसमें से ये भी हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। और ये जो थे प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे। और ये डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म जो 8 फरवरी 1897 ईस्वी को तेलंगाना के जो हैदराबाद में हुआ था। तो ये सब जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने लिखा है, तो वो सब आप याद कर लीजिएगा। और उसके बाद आप परिचित आप खुद से भी कहीं मतलब जो है जाके अपना अनुशोध करके आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं। उनके अनुसार जो है उन्हें पहले इनका पूरा पढ़ लेते हैं। सन 1967 में इन्हें भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। इन्हें 1954 में जो पद्म भूषण और 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे सो धर्मनिरपेक्ष के समर्थक थे। ये धर्मनिरपेक्षता के जो थे समर्थक थे। और इनके अनुसार जो है शिक्षा, उनका मानना था कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा कारक है जो मनुष्य के सर्वांगीण विकास करता है। कैसा विकास करता है? सर्वांगीण, यानी सभी तरह का विकास करता है, ऑलराउंडर होता है। शिक्षा विकास मतलब मनुष्य के विकास में जो है होता है सो सर्वांगीण विकास करता है, यानी सभी तरह का विकास करता है। उसके दूसरा पॉइंट है इनके अनुसार ये कहते हैं कि शिक्षा शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य जीविकोपार्जन नहीं है, बल्कि मानव के मस्तिष्क के पूर्ण विकास है। यानी इनका अनुसार जो है शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य जीविकोपार्जन नहीं है, यानी सिर्फ पढ़ के कमाना नहीं है, यानी अर्निंग ए लिविंग नहीं है, मतलब रहने के लिए कमाना नहीं है। शिक्षा इनका उद्देश्य शिक्षा जीविकोपार्जन नहीं है, बल्कि मानव के मस्तिष्क से पूर्ण, यानी मानव के जो माइंड है उनके पूर्ण विकास से, यानी सभी उनका जो है पूरा विकास से है। तो उसके बाद थर्ड पॉइंट है डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार शिक्षा एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जो जिससे में साथी के साथ साथ साधन का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इनके अनुसार ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनके अनुसार जो है शिक्षा एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इनके शिक्षा सतत चलने वाली यानी ये कभी खत्म नहीं होती है, हमेशा चलती रहती है, और जिसमें साधि के साथ साथ साधन का भी महत्व है। यहाँ पे आप साधि का मतलब समझिए। साधि का मतलब होता है उद्देश्य, साधि के साथ साथ साधन। साधि क्या हो गया? किसी का कोई आपका एम होगा ना, उद्देश्य। अभी आपका उद्देश्य क्या है? शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और साधन क्या हो गया? आप इसके जरिए शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, हमारे जरिए कर रहे हैं, वीडियो मोबाइल के जरिए कर रहे थे, ये सब आपका साधन हो गया। तो साधि के साथ साथ साधन का भी जो है, आप साध एम बना लिए हैं, लेकिन आपका जो कोई साधन ही नहीं है, आपका कोई रास्ता ही नहीं तय है। आप कैसे जो रास्ता, आपका मंजिल तय है लेकिन आपका रास्ता ही नहीं तय है, तो आप कैसे जाइएगा? तो यही हो गया, मंजिल हो गया साध्य, और रास्ता क्या हो गया? आपका साधन हो गया। ये इसी में है जिसमें साधि के साथ साथ साधन भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। साधन भी, अगर आप यानी अपना एम तय कर लिए लेकिन आपने आप रास्ता तय ही नहीं किए, तो आप कैसे जा सकते हैं अपने मंजिल या अपने साध्य पे, अपने उद्देश्य पे? चलिए, तो उसके बाद हमारा पॉइंट है राष्ट्र में एकता एवं जागृति का एकमात्र साधन शिक्षा को मानते थे। राष्ट्र में एकता एवं जागृति का एकमात्र साधन शिक्षा को मानते थे। राष्ट्र में जो जागृति यानी जो अवेयरनेस है, जागरूकता है, और एकता यानी यूनिटी जो है, राष्ट्र में यूनिटी का माध्यम क्या मानते थे? शिक्षा। यानी इनके अनुसार शिक्षा से ही हमारे लोग जो है सो जागरूक हो सकते थे, और जो हमारा यूनिटी, देश का यूनिटी बन सकता था। एक देश जो था से एक साथ एकदम से आ सकता था, देश एकता की तरफ आगे बढ़ सकता था। उसके बाद हमारा शिक्षा समाज द्वारा ऐसी कोशिश का नाम है जो समाज के अस्तित्व का कायम रखने में मदद करती है। शिक्षा, इनके अनुसार जो शिक्षा है सो ऐसी कोशिश है, समाज द्वारा एक ऐसी कोशिश है जो समाज के अस्तित्व को कायम रखने में मदद करती है। शिक्षा से तो समाज का
इनके अनुसार समाज के अस्तित्व को कायम रखने में मदद करती है शिक्षा ही। उसके बाद है शिक्षा अतीत से वर्तमान को जोड़ने के लिए एक पुल की तरह काम करता है। जैसे हमारे एक मंजिल से दूसरे मंजिल यानी एक जगह से दूसरे जाने में, नदी को पार करने में एक पुल की तरह, एक पुल जैसा काम करता है, वैसे शिक्षा हमारे अतीत से वर्तमान को जोड़ने के लिए एक पुल का काम करती है। तो इनके अनुसार हमने शिक्षा पढ़ लिया। अब उनके अनुसार जो हमारा पाठ्यक्रम है और इनका जो शिक्षा का उद्देश्य है, इनके अनुसार शिक्षा क्या उद्देश्य होना चाहिए वो हम पढ़ेंगे। तो इसलिए मैं इसे साफ कर लेता हूँ और उसके बाद में लिखता हूँ, तब मैं बताऊँगा बारी बारी से। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को पॉज कर लेते हैं। तो मैंने उनके अनुसार जो पाठ्यक्रम और उनके जो शिक्षा के सिद्धांत उद्देश्य हैं वो लिख लिया है। तो चलिए पढ़ते हैं उनके अनुसार जो शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शिक्षा को प्रारंभिक, पूर्व माध्यमिक और उच्च एवं विशेष शिक्षा के रूप में विभाजित किया है। कौन कौन से शिक्षा में? प्रारंभिक, पूर्व माध्यमिक, उच्च, फिर उससे विशेष शिक्षा के रूप में विभाजित किया है। प्रारंभिक है, इनके अनुसार इस स्तर में बच्चों को शरीर के विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बच्चों को मानसिक विकास के लिए अच्छे वातावरण का निर्माण करना चाहिए। इनके अनुसार इस काल में जो बच्चों को मानसिक और शारीरिक विकास पर जो विशेष ध्यान देना चाहिए। और इनके अनुसार जो है अच्छे वातावरण का, मतलब बच्चे के प्रति अच्छे वातावरण का निर्माण करना चाहिए। और 6 से 12 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए और इन्हें रचनात्मक तरीके से पढ़ाना चाहिए। रचनात्मक यानी रोचक तरीके से पढ़ाना चाहिए, जैसे इनका भी मन लगे। बच्चे इसमें क्या क्या करना चाहिए? इन्हें जो है इनके प्रति इनको विशेष प्रकार के जो मानसिक और शारीरिक विकास पर जो विशेष प्रकार से ध्यान देना चाहिए, विशेष ध्यान देना चाहिए मानसिक और शरीर के विकास पर। और अच्छे वातावरण इनका लिए अच्छे वातावरण का निर्माण करना चाहिए। और उसके बाद 6 से 12 वर्ष के बच्चों को जो निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए और उन्हें रचनात्मक तरीके से पढ़ाना चाहिए। उसके बाद हमारा पूर्व माध्यमिक शिक्षा, इस स्तर के बच्चों को राज्य द्वारा विकास और उन्नति के लिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। इस स्तर के बच्चों को राज्य के लिए कहा है, राज्य और देश के लिए कहा है। जो इस स्तर के जितने भी बच्चे हैं, आपको जो है उनके लिए विशेष जो है सहायता प्रदान करनी चाहिए उनकी विकास और उन्नति के लिए। और बालक के मनोवृत्ति पर अच्छा प्रभाव पड़े, यानी उनके मन पर अच्छा, उनकी सोच अच्छा हो, उनके मन अच्छा हो, मन पर अच्छा प्रभाव डालने वाले वातावरण का निर्माण घर और विद्यालय दोनों में होना चाहिए। यानी उनके जो सोच में अच्छा सोच हो और उनकी मनोवृत्ति अच्छा हो, उनके लिए जो है घर और विद्यालय का जो वातावरण है उसे अच्छा बनाने के लिए कहा है। अच्छा प्रभाव डालने वाले वातावरण का निर्माण घर और विद्यालय दोनों में होना चाहिए। अच्छे प्रभाव का जो उनका सोच, जिससे उनकी सोच अच्छी हो, की मनोवृत्ति अच्छी हो। उसके बाद है माध्यमिक शिक्षा में इस स्तर के बच्चों को स्पष्ट सांस्कृतिक लक्ष्य और जीविकोपार्जन का उद्देश्य भी शामिल करना चाहिए। इस स्तर के बच्चों को जो माध्यमिक शिक्षा के स्तर में जितने बच्चे आते हैं ना, उनको उनके समाज सांस्कृतिक उद्देश्य, उनके समाज के क्या उद्देश्य हैं, उनके समाज के प्रति क्या दायित्व है, और उनके जो जीविकापार्जन का उद्देश्य भी, यानी अर्निंग ए लिविंग है, जीविकापार्जन, उसका भी उद्देश्य भी शामिल करना चाहिए। मतलब इन दोनों का जो उद्देश्य है उन्हें बताना चाहिए। और बच्चों की क्षमताओं और योग्यता के अनुरूप विभिन्न प्रकार के विद्यालय खोले जाने चाहिए। और इसमें इन्होंने सरकार और देश के लिए जो कहा है, जो इनके योग्यताओं और क्षमताओं के अनुरूप जो है विद्यालय खोलना जाना चाहिए। जैसे माध्यमिक है, उच्च विद्यालय है और आंगनबाड़ी सब टाइप है ना, तो वैसे ही इन्होंने बोला है यहाँ पे, जो बच्चे को उनकी योग्यताओं और क्षमताओं के अनुसार जो है सो विद्यालय खोला जाना चाहिए। उसके बाद है, ये पॉइंट है एक, इन्होंने क्रियात्मक और रचनात्मक कार्य को प्राथमिकता दी और रटने की प्रवृत्ति को खत्म करनी चाहिए। इन्होंने हमारा रट्टा मार के जो पास हो जाने वाले जो एग्जाम सिस्टम है, इन्होंने उसे खत्म करनी चाहिए। मतलब जो हमारा शिक्षा का जो अभी पाठ्यक्रम है, अभी जो है वही जो एग्जाम देते हैं लोग पास हो जाते हैं चीटिंग करके, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब उन्हें शिक्षा प्राप्त हो, एग्जाम तो हो, लेकिन ऐसा रचनात्मक रोचक तरीके से पढ़ाइए। ऐसे क्रियात्मक यानी प्रैक्टिकल भी होता है एग्जाम, ठीक है, क्रियात्मक ही हुआ ना, वो प्रैक्टिकल भी हुआ। रचनात्मक यानी खेल के जिसमें बच्चे को रुचि हो उस तरह से पढ़ाइए। तो मतलब एग्जाम भी लीजिए, लेकिन उन्हें शिक्षा प्रदान करने के लिए, मतलब उन्हें शिक्षा दीजिए जिससे उन्हें ज्ञान हो। यानी इन्होंने क्या कहा यहाँ पे, जो है क्रियात्मक यानी जो प्रैक्टिकल टाइप ले लीजिए एग्जाम्पल है, जो प्रैक्टिकल, क्रियात्मक और रचनात्मक यानी रोचक कार्य को प्राथमिकता दी और रटने की प्रवृत्ति को खत्म करनी चाहिए। उसके बाद है उच्च शिक्षा में इनके अनुसार विश्वविद्यालय को सत्व अधिकार मिलनी चाहिए। सत्व जो है उनको खुद अधिकार, उन पर कोई प्रेशर ना दे, वो जो है खुद से अपना निर्णय ले सके, विश्वविद्यालय से होनी चाहिए। विश्वविद्यालय सत्व
अधिकार मिलने चाहिए। उसके बाद सत्य, राष्ट्रीय भावना और जिज्ञासा के प्रति उत्साह दिखाना चाहिए। इस स्तर के बच्चों को जो है ना सो सत्य के प्रति और राष्ट्रीय भावना की जो है राष्ट्रीय भावना की जो है ना सो जागृत करनी चाहिए। राष्ट्रीय भावना, राष्ट्र के प्रति जो भावना है वो जागृत करनी चाहिए। और जिज्ञासा के प्रति जो उत्साह है जिज्ञासा को भी जागृत करनी चाहिए। जिसके पास अगर जिज्ञासा ही नहीं रहेगा वो पढ़ेगा क्या? जो आप पढ़ा दीजिएगा हो जाएगा, वो सुन लेगा, हो गया, जाए घर चला जाएगा। लेकिन इतने अगर क्वेश्चन वो पूछ रहा है यानी वो पढ़ रहा है, क्वेश्चन भी वही पूछता है जो पढ़ता है। जो क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा वो पढ़ेगा क्या? आप क्वेश्चन भी तभी पूछते ना जब आप पढ़ते हो। आप जब पढ़िएगा ही नहीं तो क्वेश्चन क्या पूछिएगा? आपको तो जो समझा देगा वो समझ के आप चले जाइएगा। तो यही पे है मतलब इन्होंने कहा है जो बच्चों को जिज्ञासु होना चाहिए। इस सत्य के प्रति भी इनको उत्साह होना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, राष्ट्रीय भावना का भी जिज्ञासा उन्हें उत्पन्न करना चाहिए और जिज्ञासा के प्रति उत्साह जगाना चाहिए, जो जिज्ञासु होना चाहिए। उसके बाद विशेष शिक्षा है। विशेष शिक्षा में इन्होंने विज्ञान को रखा है। विज्ञान में धर्म तथा नैतिक मूल्य भी समाहित होनी चाहिए। ये जो था इम्पोर्टेंट है, जो इन्होंने विशेष शिक्षा में विज्ञान को रखा है। और विज्ञान में जो है ना नैतिक उनके जो मॉरल वैल्यू हैं और धर्म जो है उन्हें रिलीजियस को जो मिला के उन्हें मतलब जो है विज्ञान में रखा है। उन्होंने कहा है क्योंकि इस जो जिससे वैज्ञानिक खोज मानव हित के लिए हो, क्योंकि विज्ञान में धर्म तथा नैतिक मूल्य भी समाहित होनी चाहिए जिससे वैज्ञानिक खोज मानव हितों के लिए हो। अगर देखिए आप जैसे आप कितने फिल्म भी देखे होंगे जो आप कैसे कैसे खोज होता है, ऐसे मतलब मानव को बहुत हानि होती है, लेकिन इन्होंने इस पर नहीं बल दिया। जो विशेष शिक्षा में विज्ञान का जगह दिया, लेकिन उनमें मॉरल वैल्यू यानी नैतिकता जो दिया है, मानव का जो नैतिकता होना चाहिए और धर्म के जो आधार पे वो भी मतलब विज्ञान में पढ़ाना चाहिए। धर्म और नैतिक मूल्य भी उन्हें विज्ञान में पढ़ाना चाहिए मिला के, जिससे क्या हो वैज्ञानिक खोज मानव के हित के लिए हो। उसके बाद है डॉक्टर झाकिर हुसैन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य। तो इनके अनुसार जो शिक्षा का उद्देश्य है, पहला है बच्चों को बाहरी जगह से साक्षात्कार कराना और इस प्रकार विकास करना जिससे वह समाज में सामंजस्य स्थापित कर सके। और शिक्षा किस लिए पाते हैं? समाज में आपको मतलब आप बिना शिक्षा के समाज में रह नहीं सकते। अगर आपका शिक्षा में क्या कर देता, आप शिक्षा में समाज से क्या करते हैं? अपना साक्षात करते हैं, अपना जो है परिचय पात्र जो है समाज से आपके शिक्षा के अनुरूप ही होता है। शिक्षा के कारण ही होता है आपका जो परिचय पात्र होता है, समाज साक्षात्कार होता है। उसके ये उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य वही है और इस प्रकार विकास करना जिससे वह समाज में सामंजस्य स्थापित कर सके। और समाज में जो है क्या सामंजस्य यानी समाज के अनुरूप ढल सके। शिक्षा क्या काम है? समाज का बच्चों को समाज के साथ साक्षात्कार कराना और उनको जो है समाज के प्रति सामंजस्य स्थापित कराना जिससे उन्हें वो समाज के अनुरूप ढल सके। उसके बाद हमारा परिवर्तनशील समाज के अनुरूप बालकों को ढलने का प्रयास करना। मतलब परिवर्तनशील जो हमारा समाज तो हर टाइम बदलता रहता है ना। परिवर्तनशील यानी जो आगे बढ़ने जो समाज रहता है आगे बढ़ता रहता है। अब क्या है हमारा भारत देश क्या है? विकासशील देश है। इसका समाज भी अगर देश का विकास करना, समाज का भी डेवलप करना है, लेकिन अब समाज में जो डेवलप हुआ तो उसके अनुरूप क्या बालकों का भी डेवलप करना चाहिए। तो शिक्षा का उद्देश्य भी वही है, परिवर्तनशील समाज को अनुरूप बालकों को भी ढालने का प्रयास करना। उसके बाद थर्ड है बालकों को जीविकोपार्जन के योग्य बनाना। ये तो अर्निंग ए लिविंग यानी बच्चों को जो जीविकोपार्जन मतलब रहने और खाने के लिए कमाने का योग बनाना, यही इनके अनुसार शिक्षा का योग है। और बहुत कुछ है इनके अनुसार, अगर लिखेगा तो लिखिएगा। इन्होंने स्त्री को पढ़ाने के लिए बढ़ावा दिया, स्त्रियों की शिक्षा प्रदान के लिए बढ़ावा दिया है। बालकों की जीविकोपार्जन का योग बनाया है। बालकों जो है ना इन्होंने क्रियात्मक रचनात्मक कार्य का इन्होंने रटने का जो है प्रधान खत्म करनी चाहिए और कार्य का प्रधान पढ़ाई यानी कार्य प्रधान शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। इनके अनुसार हमारा आज का हो गया है डॉक्टर झाकिर हुसैन के अनुसार। आज जो उसके बाद जो हमारा कल 7th पॉइंट होगा जो मुझे लगता है जे कृष्ण मूर्ति के बारे में है। जे कृष्ण मूर्ति उनके बारे में पढ़ाएंगे। तो चलिए चलते हैं, कल मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। बाय, स्टे ट्यून्ड। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। बाय।